बायोटेक्नोलॉजी का बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर समझने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, जिसके बारे में हम समझेंगे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि हम जब ऑर्गेनिज्म में जीन डाल देते हैं, जैसे प्लांट में जीन डाल दी, एनिमल में जीन डाल दी, तो अब हमें उन प्लांट और एनिमल से क्या क्या फायदे मिलते हैं। मतलब हम प्लांट में जीन तो डाल रहे हैं, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होगा, क्या हमें उससे बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में इस चैप्टर में अब हम सीखेंगे। क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन कई जगह है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये कृषि के क्षेत्र में होते हैं, इसी तरह से चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में है, इसी तरह से डिजीज को डायग्नोस करना कि कौन सी डिजीज है या नहीं है, उसमें हो सकता है। इसी को अगला यूज होता है ऊर्जा उत्पादन। मतलब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन भी करा सकते हैं। इसी तरह से आता है जैव उपचार, बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीजों से टॉक्सिन को हटाना, पोल्यूशन को हटाना। मतलब एक तरह से ये बायोटेक का इन्वायरमेंटल फील्ड में एप्लीकेशन है। मतलब वातावरण के क्षेत्र में भी बायोटेक का योगदान है। इसी का उपयोग आता है भोजन को संसाधित, मतलब भोजन को फ्लेवर देने में या उसको मॉडिफाइड करने में भी इसका रोल होता है। तो बायोटेक के एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एक नहीं कई सारे हैं, अलग अलग फील्ड में है। एग्रीकल्चर में है, मेडिकल में है, एनर्जी प्रोडक्शन में है, इन्वायरमेंटल फील्ड में है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम देखें तो बायोटेक के एप्लीकेशन है। अब इनमें से अपनी एनसीईआरटी के अंदर कृषि के क्षेत्र में समझा रखा है, मेडिकल के क्षेत्र में समझा रखा है, तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल में समझेंगे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वातावरण के क्षेत्र वाला भी समझाऊंगा, लेकिन मेन जो हमें फोकस करना है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि इन्हीं में इसका ज्यादा रोल देखा गया है। सबसे पहले हम कृषि के क्षेत्र में समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे काम में ली जाती है। कृषि के क्षेत्र में समझाने से पहले कुछ टर्म मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं। वो क्लियर होगा तो आगे हमें बातें समझना और आसान भी रहेगी। पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों मान लीजिए सॉइल के अंदर ये प्लांट को वृद्धि करा रखा है। ये पादप सामान्य पादप जो वृद्धि कराती है, मान लीजिए जैसे सोयाबीन लगा रखी है, ऐसे सोयाबीन को यहां वृद्धि करा रखा है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि इन पादपों के ऊपर ऐसे कुछ पीड़क आके लग जाते हैं। ये पीड़क जैसे कुछ कीड़े हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, या बच्चों ये पीड़क हो सकता है जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस, कोई एल्गी। इनके संक्रमण की वजह से यहां पर इनका प्रॉपर उत्पादन नहीं हो पाता, और प्रॉपर उत्पादन नहीं होगा तो नुकसान होगा, अल्टीमेटली किसान को नुकसान होने वाला है। क्योंकि बच्चों उत्पादन नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो नुकसान तो है ही। यानी ये पीड़क अल्टीमेटली नुकसान करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इन प्लांट के बीच बीच में कुछ दूसरे प्लांट लग जाते हैं, और ये जो दूसरा प्लांट यहां लगता है, इनको हम खरपतवार, इंग्लिश में कहें तो इसको नाम दे दिया जाता है वीड। ये बच्चों यहां पर खरपतवार वीड ग्रो कर जाते हैं। खरपतवार की वृद्धि होने से क्या होता है कि ये खरपतवार सामान्य पादप के साथ कंपटीशन करता है। ये कंपटीशन कई चीजों के लिए हो सकती है, फूड के लिए, रहने के लिए, कई चीजों के लिए हो सकती है। अब इन दोनों में कंपटीशन होती है तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान तो होता ही है। तो खरपतवार लगने से भी अल्टीमेटली उत्पादन कम होगा। कहने की बात यह है, पीड़क लग जाते हैं, खरपतवार लग जाते हैं, तो इनसे उत्पादन कम होता है। तो अब फार्मर क्या चाहता है कि ऐसे पीड़क खरपतवार और लगे नहीं, वो तो चाहेगा इनको हटाया जाए। अब बात आती है इन पीड़कों को कैसे हटाए। तो पीड़कों को हटाने के लिए फार्मर क्या करता है, मार्केट में जाता है, केमिकल लेके आता है, और वो केमिकल क्या करता है, इन पीड़क को मार देता है। उस केमिकल को नाम दिया जाता है पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड, इंग्लिश में कहें पेस्टिसाइड। फार्मर मार्केट में गया, वहां से पेस्टिसाइड लेके आया, केमिकल लेके आया। जैसे वो केमिकल डालेगा, ये पेस्टिसाइड डालेगा, तो ये पेस्टिसाइड इन पीड़क को यहां पर ऐसे मार देगा। पेस्टिसाइड का काम क्या है बच्चों, ऐसे पीड़क को मारना। अब बच्चों यहां जो पेस्टिसाइड काम में लिए जाते हैं, ये केमिकल वाले होते हैं, रासायनिक होते हैं। ये पेस्टिसाइड ज्यादातर तो केमिकल फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये केमिकल क्या करते हैं, इन पीड़कों को मार देते हैं। अगर कोई केमिकल इंसेक्ट को मारता है, मान लीजिए इस पीड़क का नाम इंसेक्ट है, तो उस केमिकल को इंसेक्टिसाइड कह देंगे। अगर फंगस को मारे तो फंगिसाइड। अच्छा, इन वीड्स को मारे तो उस केमिकल को वीडीसाइड कह देते हैं। वीडीसाइड नाम से समझ में आ रहा, वीडीसाइड मतलब जो इन वीड्स को मारने का काम करे उसको वीडीसाइड कह देते हैं।
तो ये केमिकल ऐसे पेस्ट को मारने का काम करते हैं, वीड्स को मारने का काम करते हैं। अब बच्चों ये जो रासायनिक पीड़कनाशी होते हैं, इनसे पीड़क मरता तो है, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट है, नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है कि जब यहां पर ये पीड़कनाशी यहां डाले जाते हैं तो कई बार बाय मिस्टेक ये फार्मर की बॉडी में चले जाते हैं और उसके अंदर कई सारे एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि ये पीड़कनाशी का जब स्प्रे किया जाता है तो ये केमिकल इन प्लांट पे लगे रह जाते हैं और प्लांट का ये भाग हम भी खाते हैं, और जब प्लांट का भाग हम खाएंगे, अदर एनिमल्स खाएंगे, तो उनमें भी तो एलर्जी आ जाती है, उनमें भी तो नुकसान हो सकता है। यानी केमिकल के नुकसान बहुत है। अच्छा, और भी नुकसान होते हैं, महंगे बहुत आते हैं, तो सारे फार्मर खरीद नहीं पाते। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये रासायनिक पीड़कनाशी टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे यहां पर इस पीड़क को मारना है, सपोज करिए यहां पर प्लांट के ऊपर ऐसे कोई दूसरा पीड़क यहां पे और लगा हुआ था, मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा इंसेक्ट लगा हुआ था, लेकिन ये नुकसान नहीं कर रहा था, ये बस ऐसे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे हम केमिकल डालेंगे वो तो इसको भी मार देगा। इसको नहीं मारना था, लेकिन केमिकल तो सबको मार देता है। ये केमिकल की दिक्कत है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते, सबको मार देते हैं। तो केमिकल की क्या प्रॉब्लम है? केमिकल की पहली प्रॉब्लम टॉक्सिक है, दूसरी प्रॉब्लम महंगे है, तीसरी प्रॉब्लम टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसे इनकी कई प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है केमिकल की इतनी प्रॉब्लम है तो फिर इनको हटाए कैसे, पीड़कों को कैसे हटाए? तो इनको हटाने के लिए हम जैविक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से हटाते हैं। अब ये बायोलॉजिकल तरीके से कैसे हटाया जाए? तो कई सारे बायोपेस्टिसाइड आते हैं। इनके नाम हम अगले चैप्टर में, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ते भी है, जिसके अंदर लेडी बर्ड आता है, ड्रैगन फ्लाई आता है। ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इन पीड़कों को हटाने का काम करते हैं। मुझे इतना बताओ, इन पीड़कों को हटाने के लिए जैविक ज्यादा बढ़िया है या रासायनिक? तो मैं कहूंगा जैविक बढ़िया है, बायोलॉजिकल बढ़िया है, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते, नुकसान नहीं होते, टारगेट स्पेसिफिक होते। तो पीड़कनाशी डालने का फायदा, पीड़क मरेंगे। अच्छा, पीड़क मरेंगे तो क्या फायदा? उत्पादन बढ़ेगा। एक बात और, इन प्लांट को वृद्धि कराना है तो बताओ इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? तो इनको न्यूट्रिशन आप सभी जानते हैं, मृदा, सोइल में से मिलता है। सोइल में से ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वृद्धि करते हैं। इन प्लांट की वृद्धि के लिए 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एन, पी, के। ऐसे बच्चों यहां पर ये 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एनपीके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडियन सोइल के अंदर ये तीनों एलिमेंट ही सबसे कम है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते वही सबसे कम है, और ये कम है तो इतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए इस मृदा के अंदर एनपीके की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और इनको बढ़ाने के लिए यहां पर मिलाए जाते हैं फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर का काम क्या है? सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, एनपीके की मात्रा को बढ़ाना। अब ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। ये बच्चों यहां पर रासायनिक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं। रासायनिक का उदाहरण जैसे यूरिया, बहुत फेमस नाम है। यूरिया को खेतों में मिला दिया जाता है और ये यूरिया यहां सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन केमिकल के वही टॉक्सिक होते हैं, महंगे होते हैं। तो इन केमिकल के लिए आज के टाइम पर, केमिकल को हटा के आज के टाइम पर जैविक चीजों का बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक चीजें मतलब जैसे राइजोबियम का यूज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्शन करने के लिए। ग्लोमस एक ग्लोमस एक फंगस होती है, और वो फंगस यहां पे फॉस्फोरस के लिए काम में ली जाती है। सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल चीजों से हम सोइल की फर्टी को बढ़ाएंगे, और बायोलॉजिकल चीजों से बढ़ाना तो वो बन जाएगा बायो फर्टिलाइजर। कहने की बात क्या है, अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पीड़कों को मारना है तो पीड़कनाशी डालने पड़ेंगे। मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना है तो फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन, पीड़कनाशी और उर्वरक मिलाने का फायदा क्या है? हां, इससे अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ाना होगा, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे मैं ये वर्ड बोलूं पीड़कनाशी, समझ जाओगे, जो पीड़कों को मारने वाला होता है। तो ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? हम बच्चों बायोटेक के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में समझेंगे। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो खेती करने के, कृषि करने के 1 से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। खेती करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले हम उनको समझते हैं। अगर हम बच्चों खेती की बात करें, भोज्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 विकल्प या 3 ऑप्शन हम ले सकते हैं। इन 3 ऑप्शन में से सबसे पहला आता है कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि का मतलब होता है हम केमिकल के आधार पर खेती करें, यानी रसायन का यूज करके। कृषि रसायन मतलब
केमिकल का उपयोग करके हम खेती करें। अच्छा, जब हम यहां पर खेती करना है तो हम यहां पर रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पीड़कनाशी का यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, केमिकल का छिड़काव करेंगे। अच्छा, केमिकल डालेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और मैं तो कहूंगा उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे गुणवत्ता घट जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल टॉक्सिक होते हैं। तो इनके उपयोग से उत्पादकता तो बढ़ती है लेकिन गुणवत्ता घट जाती है। मतलब ये इतने अच्छे नहीं होते। हां, उत्पादन बढ़ाने के लिए तो अच्छे है, लेकिन क्वालिटी खराब हो जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते। तो इसीलिए फिर हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कार्बनिक कृषि के अंदर हम लोग केमिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब यहां पर केमिकल के बजाय बायोलॉजिकल चीजों से जैविक तरीके से खेती की जाएगी, और जैविक तरीके से खेती करना वही कार्बनिक खेती कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। रसायन मुक्त कृषि, रसायन मुक्त मतलब केमिकल का यूज नहीं करेंगे। तो फिर इसमें किसका यूज करेंगे? जैव उर्वरक व जैव पीड़कनाशी पर आधारित होगा। अच्छा, इनका जब उपयोग करेंगे तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। मान लीजिए यहां पे उत्पादन इतना बड़ा है, इसमें इतना बड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उत्पादन यहां बढ़ता तो है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेगा। यानी बायोलॉजिकल चीजों से उतना उत्पादन नहीं बढ़ता। लेकिन खास बात यहां पर क्या आ जाती है, अगर हम बात करें गुणवत्ता की, क्वालिटी की, तो यह गुणवत्ता बहुत बहुत बढ़ जाती है। यहां तो गुणवत्ता घट रही थी लेकिन यहां गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यह फायदा होता है कि इससे गुणवत्ता बढ़ जाती है। हां, इससे उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ पाता। और इतना नहीं बढ़ पाता, इसीलिए कार्बनिक खेती के जो उत्पाद आते हैं ये जनरली महंगे मिलते हैं, ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर हम किसान की तरफ सोचे तो किसान क्या चाहता है, उत्पादन बढ़ाना या गुणवत्ता बढ़ाना? हां, किसान को मेन टारगेट यही होता है कि कैसे भी करके उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतनी ही उसकी इनकम बढ़ेगी। तो किसान जो होता है जनरली उत्पादन पे ज्यादा सोचता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज करता है। और आज भी आप देखो इंडिया के अंदर ज्यादातर जगह केमिकल ही यूज किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि उत्पादन बहुत बढ़ता है। लेकिन भविष्य के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इनसे गुणवत्ता बढ़ती है और गुणवत्ता वाला खाना ही तो सब खाना चाहते हैं। तो इसीलिए भविष्य के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ने वाली है। अरे बात समझ में? अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीजें मार्केट में मिलती है लेकिन रिलेटिवली महंगी मिलती है, क्योंकि इनमें उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। जो बातें यहां समझाई, क्लियर हुई? खेती करने के मैंने आपको दो तरीके तो समझा दिए, एक तरीका और रहता है, और तीसरा तरीका आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी फसल आधारित कृषि। सीधी सी बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम खेती करें, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खेती की जाए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफर करेंगे जिससे उसका जेनेटिक सिस्टम मॉडिफाइड होगा, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे। क्लियर? इसके लिए वांछित जीन को पादप में स्थानांतरित करेंगे, जो भी आवश्यक जीन है पादप में डाल देंगे। अच्छा, पादप में जीन डालेंगे तो ऐसे पादप को जेनेटिक मॉडिफाइड पादप, पारजीनी पादप, ट्रांसजेनिक पादप या टेलर मेड प्लांट इनको हम कह सकते हैं। अच्छा, इनमें होता क्या है समझाने के लिए बच्चों, ये मैंने सामान्य पादप बनाया। सामान्य पादप जो नॉर्मली फार्मर ग्रो करता है, इस सामान्य पादप के ऊपर ये कोई कीड़ा लग गया है, कोई इंसेक्ट लग गया। अब ये इंसेक्ट क्या करते हैं, मान लीजिए समझाने के लिए इंसेक्ट लग गया, ये इंसेक्ट क्या करता है, प्लांट की इन लीव्स को खा जाता है, प्लांट की लीव्स को खा जाता है। लीव्स को खाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उत्पादन घटेगा। अब फार्मर क्या चाहता है, इनको हटाने के लिए केमिकल का यूज करना। फार्मर यही करता है, केमिकल का यूज करता है। अच्छा, फार्मर ने देखा इनके खेतों पे, फार्मर के खेतों पे ऐसे बच्चों कीड़े लग गए, ये कीड़े पहले ही नुकसान कर चुके। अच्छा, जब ये नुकसान कर चुके तब फार्मर मार्केट जाता है, केमिकल लेके आता है, फिर इन केमिकल को इनके ऊपर स्प्रे करता है। यानी एक तो पहले नुकसान कर चुके, दूसरा केमिकल का खर्चा अलग हो रहा है। तो फिर आज के टाइम पर साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा ही प्लांट बनाए जिस पर एक कीड़ा लगे ही नहीं, इंसेक्ट ही ना लगे। और इसी की सोच के साथ उन्होंने क्या किया, इन प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर कर दी। अच्छा, इंसेक्ट को हटाना है, अगर बच्चों इस कीट को हटाना है तो कीट प्रतिरोधी जीन स्थानांतरित करेंगे, और जीन स्थानांतरित कर देंगे तो ऐसे प्लांट को नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। ये कौन सा था, सामान्य, लेकिन जीन डाल दी तो
ट्रांसजेनिक या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट आप कह सकते हो। अब इन प्लांट की खासियत क्या होती है? इन प्लांट के अंदर हमने किसको डाल दिया? जीन को। अब वो जो जीन यहां पे डाली गई थी, उस जीन से यहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे, ऐसे सेल्स के अंदर ऐसे प्रोटीन बनेंगे। ये प्रोटीन एक तरह के टॉक्सिन होंगे, इंसेक्टिसाइडल होंगे। अब बच्चों जैसे इंसेक्ट आएगा, ये प्लांट की पत्ती को खाएगा, प्लांट की पत्ती को खाते ही ये टॉक्सिन उसकी बॉडी में पहुंचेगा, और बॉडी में जाते ही ये टॉक्सिन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि यहीं पर ये इंसेक्ट मर जाएगा। मतलब जैसे प्लांट की पत्ती को खाएगा वहीं मर जाएगा। अच्छा, अगर ये इंसेक्ट यहीं मर गया तो मुझे बताओ, अब हमें केमिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी पहले हमें इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल डालने पड़ते थे, लेकिन जीन ट्रांसफर करने से फायदा यह हुआ, अब केमिकल पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, केमिकल पे हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे। अच्छा, इंसेक्ट अटैक भी नहीं कर रहा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा। दोनों फायदे, उत्पादन भी बढ़ गया और केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हम केमिकल पे अब इतने डिपेंड नहीं रहेंगे। अरे बात समझ में है बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाने के ये फायदे हैं। क्या बताया मैंने? उत्पादन तो बढ़ाना है, साथ ही साथ केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए अब उन पे इतने डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इन प्लांट को हम जेनेटिक मॉडिफाइड, ट्रांसजेनिक या टेलर मेड भी कहते हैं। टेलर मेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है। ऐसे समझो, अगर कीट को हटाना है तो इसमें कीट प्रतिरोधी जीन डालेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी डाल देंगे, बहुत सोच समझ के तैयार करना है। अगर यहां बैक्टीरिया को हटाना होता तो बैक्टीरियल प्रतिरोधी जीन डालते, निमेटोड को हटाना होता तो निमेटोड प्रतिरोधी जीन डालते। यानी जिसको हटाना है उसके संदर्भ में जीन डाली जाती है। सोच समझ के इसको टेलर के थ्रू तैयार किया गया, इसलिए इसको टेलर मेड। जैसे हम लोग अपने पास कोई कपड़ा होता है, हम चाहते हैं कि उससे शर्ट स्टिच कराएं, शर्ट सिलाएं, तो टेलर के पास जाते हैं और टेलर बहुत सोच समझ के उसको तैयार करता है, बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है। इसी तरह से इनको तैयार तो किया गया लेकिन बहुत सोच समझ के तैयार किया गया, इसलिए इनको टेलर मेड प्लांट के नाम से भी कहा जाता है। अच्छा, खेती करने के कितने तरीके हो गए? 3। केमिकल की मदद लें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूज करें, और तीसरा तरीका होता है हम यहां पर जीन ट्रांसफर करें, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट का यूज करें। अब बच्चों, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के क्या क्या फायदे? वैसे कुछ फायदे तो मैंने बताया, हम इन फायदे को एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना अगला पार्ट यही आता है, ट्रांसजेनिक पादपों के उपयोग या बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्या क्या रोल है वो सीखेंगे। पहले इसको नोट कर लो, नोट किया इतना? यहां बच्चों अब हम समझने जा रहे कृषि में उपयोग। बायोटेक का पहला केस कृषि में उपयोग, ट्रांसजेनिक पादपों के उपयोग, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के उपयोग भी आप कह सकते हो। खाद्य की पौष्टिकता में वृद्धि, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना, पौष्टिकता में वृद्धि करना है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूं, गोल्डन राइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन राइस की खास बात, विटामिन ए समृद्ध चावल, मतलब ये ऐसे चावल है जिनके अंदर विटामिन ए कंटेंट रहता है। अगर हम बच्चों बात करें इन गोल्डन राइस को कैसे तैयार किया गया, तो गोल्डन राइस को तैयार करने के लिए कुछ जीन डैफोडिल प्लांट और कुछ जीन इरविनिया बैक्टीरिया की ट्रांसफर की गई। मतलब गोल्डन राइस के अंदर जीन डाली गई है। कौन सी जीन डाली गई? डैफोडिल और इरविनिया बैक्टीरिया की। अब बात आती है जीन करती क्या है। इन जीन का काम होता है कि ये जीन बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऐसे समझना, विटामिन ए तभी बनता है जब पहले बीटा कैरोटीन हो। विटामिन आप जानते हैं अपनी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, विटामिन ए अगर हमें चाहिए तो हमें बीटा कैरोटीन से संबंधित चीजें खानी पड़ती है। जैसे हम जनरली गाजर का यूज करते हैं, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। जैसे गाजर को खाएंगे बीटा कैरोटीन पहुंचेगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में यही बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करता है। तो अगर अपने शरीर में विटामिन ए बनाना है तो बीटा कैरोटीन खाना पड़ेगा। अगर बच्चों हम सामान्य चावल की बात करें, जो हम खाने में यूज करते हैं, व्हाइट कलर के जो चावल होते हैं, सामान्य चावल के अंदर बीटा कैरोटीन एब्सेंट है। बात को समझना, सामान्य चावल में बीटा कैरोटीन नहीं है। अगर इस सामान्य चावल को उठा के हम खाएंगे भी तो बीटा कैरोटीन जाएगा ही नहीं, और जब बीटा कैरोटीन नहीं जाएगा तो विटामिन ए बन नहीं सकता। सामान्य चावल की क्या दिक्कत है? विटामिन ए इनमें नहीं रहता, बीटा कैरोटीन ही नहीं होता।
अब बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनके अंदर जीन को डाला। जीन किसकी? बीटा कैरोटीन की। कहां से लाए? यस, इसको लाया गया डैफोडिल और इरविनिया बैक्टीरिया से, और इन जीन को उठा के इनमें ट्रांसफर किया गया। अच्छा, जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो अब ये प्लांट बन जाएंगे ट्रांसजेनिक, और ये जो ट्रांसजेनिक चावल बने इसी को नाम दिया गया गोल्डन राइस। अच्छा, गोल्डन राइस इसलिए कहा गया क्योंकि इन जीन ट्रांसफर करने की वजह से इसमें जो चावल लगते थे वो गोल्डन कलर के लगते थे। नॉर्मली चावल का कलर व्हाइट होता है, लेकिन इसमें गोल्डन कलर के चावल लगते थे। अच्छा, ये जो चावल होते थे इनके अंदर बीटा कैरोटीन उपस्थित होता था, और यही बीटा कैरोटीन, मतलब इन चावल को जब हम खाएंगे तो यही बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करेगा। मुझे बताओ, सामान्य चावल खाने पर हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन या हम कहीं विटामिन ए नहीं बनता, क्यों? बीटा कैरोटीन एब्सेंट है। लेकिन इनको खाने से विटामिन ए मिलता है, क्यों? क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन आ गया। कहां से आ गया? जीन डाल दी, और जीन डाल दी मतलब वही बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हमने अप्लाई कर दी। जो बातें यहां पर समझाई, क्लियर हुई? यह केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब मुझे इतना बताना, गोल्डन राइस एक तरह का बच्चों ये बासमती राइस ही है, ये बासमती की वैरायटी थी। गोल्डन राइस जो बनाया गया, सोच समझ के आंसर देना सभी। गोल्डन राइस से उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, नहीं 4 गुना बढ़ गया। इससे बच्चों उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादन तो वैसे ही रहा। फिर हमने क्या बढ़ाया? पौष्टिकता में वृद्धि की, विटामिन ए कंटेंट को बढ़ाया। तो ध्यान रखना, खाद्य की पौष्टिकता वृद्धि के लिए हम ये कर रहे हैं, यहां उत्पादन नहीं बढ़ा रहे। बायोटेक से हमेशा उत्पादन के एस्पेक्ट में नहीं सोचा जाता, हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, और बेस्ट एग्जांपल सिखाया आपको गोल्डन राइस। इसको नोट करो, ये भी नोट कर लीजिए। क्या है नोट? ये बायोटेक का मैंने आपको एग्रीकल्चर फील्ड में पहला केस समझाया। अगला केस लेते हैं। सेकंड केस आता है कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना। मतलब कटाई कर लेते हैं, फसल की कटाई कर ले, उसके बाद नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करना है। मतलब कई बार उत्पादन बढ़िया होता है, लेकिन जैसे कटाई करती है उसके बाद नुकसान बहुत हो जाता है। अच्छा, ये कैसे हो जाता है, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। इसका एग्जांपल हम लेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टमाटर। अच्छा, इस टमाटर की खासियत क्या है? इस टमाटर की खासियत है कि यह लंबे टाइम तक मेंटेन होता है, जल्दी खराब नहीं होता। अगर बच्चों हम सामान्य टमाटर की बात करें तो सामान्य टमाटर में उत्पादन तो बहुत अच्छा होता है, मतलब टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, उत्पादन तो बहुत बढ़िया हुआ, टमाटर बढ़िया लगे, उत्पादन वाइज कोई कमी नहीं। लेकिन जब इस टमाटर की यहां से ऐसे कटिंग कर देते हैं, इसको कट करते हैं, कटाई कर दी, कटाई करने के बाद इन टमाटर को जब मार्केट में ले जाया जाता है, सामान्य टमाटर की दिक्कत यह है कि ये जल्दी जल्दी पकते हैं, और जल्दी पकते हैं तो जल्दी खराब होंगे, और जल्दी खराब हो गए तो कई बार जब इनको मार्केट में ले जाया जाता है तब तक तो बहुत सारे खराब हो जाते हैं, और खराब हो गए तब किसान को उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, उतना मुनाफा नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कटाई के बाद यह जल्दी पक रहे, यानी इसमें पकने की प्रक्रिया फास्ट होती है। अब बात आती है, इन टमाटर को लंबे टाइम तक मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं इसमें पकने की प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा। अब वो धीरे कैसे किया जाए? तो इसको धीरे करने के लिए यहां पर जीन डाल दी गई। अच्छा, जीन डाल दी गई तो ऐसे टमाटर को हम कह देंगे ट्रांसजेनिक टमाटर, और यही ट्रांसजेनिक टमाटर बन गया फ्लेवर सेवर टमाटर। अच्छा, ये जो फ्लेवर सेवर टमाटर था, इसमें भी प्रोडक्शन तो उतना ही है, बात को सुनना, इसमें भी प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ, लेकिन फायदा यह हुआ कि इस टमाटर को कट करके आप ऐसे रख दो, 10 दिन 15 दिन तक रखो, खराब ही नहीं होता। यानी जहां सामान्य टमाटर 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहते। और क्यों मेंटेन रहते? जीन डाल दी। अब बात आती है उस जीन ने ऐसा क्या किया कि टमाटर यहां लंबे टाइम तक मेंटेन है। इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि टमाटर को पकाता कौन है। टमाटर को पकाने के लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। शॉर्ट में मैंने पीजी लिखा, फुल फॉर्म अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद। पीजी का फुल फॉर्म पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ये पॉलीगैलेक्टुरोनेज क्या करता है? ये बच्चों यहां पर 2 सेल के बीच की एक लेयर होती है, और आप सभी जानते हैं 2 सेल के बीच में ऐसी लेयर होती है, उस लेयर को हम मिडिल लेमिला कहते हैं, जानते हो? ये मिडिल लेमिला सेल को ऐसे जोड़ के रखती है।
ये मिडिल लेमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। पॉलीगैलेक्टोनेस का काम होता है कि यही पॉलीगैलेक्टोनेस इनके बीच की इस मिडिल लेमिला को डिसोल्व कर देता है। अच्छा, अगर यहां के बीच की मिडिल लेमिला डिसोल्व हो गई, मिडिल लेमिला घुल गई, पैक्टिन घुल गया, तो ये सेल लूज होगी, और जब ये सेल अलग अलग हो गई तो इसी से बच्चों पकने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और आपने देखा भी होगा, जब टमाटर या कोई भी फल पकता है तो पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच की मिडिल लेमिला घुल जाती है, और घोलने का काम कौन करता है? पॉलीगैलेक्टोनेस। अब होता है क्या है, सामान्य टमाटर के अंदर पॉलीगैलेक्टोनेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। यह पॉलीगैलेक्टोनेस ज्यादा होता है तो यह टमाटर को जल्दी पकाता है। तो अब इसमें ऐसी जीन डालेंगे जिससे पॉलीगैलेक्टोनेस का बनना कम हो जाएगा, और पॉलीगैलेक्टोनेस का बनना कम होगा तो टमाटर धीरे धीरे पकेंगे, लंबे टाइम तक मेंटेन रहेंगे। अब बात आती है पॉलीगैलेक्टोनेस का बनना कैसे कम किया जाए, कैसे कम करें, उसको हम समझे। पहले इसको नोट कर लो इतना। हां, अब बच्चों उसके लिए क्या प्रोसेस काम में लेगी वो समझाते हैं। ये यहां पर टमाटर की सेल है, इसके अंदर ये जीन है। इस जीन के अंदर एक स्ट्रैंड तो होती है एंटीसेंस और दूसरी होती है सेंस। आप सभी जानते हैं कौन आरएनए बनाता है, सेंस या एंटीसेंस? हां, एंटीसेंस वाला जो होगा ये आरएनए बनाएगा, और इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन कोई और नहीं, पॉलीगैलेक्टोनेस एंजाइम ही है। मतलब इस जीन से पॉलीगैलेक्टोनेस बनता है। अच्छा, इस जीन की यहां पे और भी कॉपी होती है, जैसे ये कॉपी है। अब इससे भी यहां आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन भी वही सेम पॉलीगैलेक्टोनेस है। सामान्य टमाटर में से पॉलीगैलेक्टोनेस बहुत सारे बनते हैं। अब जो फ्लेवर सेवर टमाटर में क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल जीन तैयार की। क्या जीन आर्टिफिशियल बना सकते हैं? मैंने आपको समझाया भी है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल जीन बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल जीन सेम बनाएंगे, बस चेंज क्या किया कि जहां ये टर्मिनेटर है उसकी जगह प्रमोटर लगाएंगे, और प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर लगाएंगे। मतलब इन दोनों को आपस में स्विच कर देंगे, बदल देंगे। और जैसे बच्चों इन दोनों को स्विच करेंगे, यहां लग गया प्रमोटर, यहां लग गया टर्मिनेटर। मतलब इन दोनों को उठा के आपस में से बदल दिया। अच्छा, इनको बदलने से क्या होता है? हां, आना चाहिए सबको अच्छे से। प्रमोटर टर्मिनेटर को अगर बदल दे तो इस वजह से यहां पर ये एंटीसेंस वाला सेंस में चेंज हो जाएगा, और जो सेंस है वो एंटीसेंस बन जाएगा। यानी एंटीसेंस सेंस में कन्वर्ट हो गया, सेंस एंटीसेंस में कन्वर्ट हो गया, उल्टा हो जाता है। और इस जीन को उठा के पादप में स्थानांतरित करेंगे, टमाटर में स्थानांतरित कर दी। जैसे ये जीन यहां पहुंचाई, अब दिमाग लगा के बताना, ब्लू कलर और ग्रीन कलर में से कौन आरएनए बनाएगा? यस, जो एंटीसेंस है, और ग्रीन वाला एंटीसेंस है तो इस वाले से यहां पे बनेगा आरएनए। अब बताना, ये आरएनए और ये आरएनए दोनों समान होंगे या पूरक होंगे? यस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, और पूरक होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और पूरक हो गए तो आपस में जुड़ गए। इसी वजह से यहां बन गया डबल स्ट्रैंड आरएनए। ये दोनों जुड़ गए, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। और आप सभी जानते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, प्रोटीन बनता ही नहीं। अच्छा, ये आरएनए इधर चला गया, मतलब ये सब कुछ बन ही नहीं रहा है, यानी इस पॉलीगैलेक्टोनेस का बनना बंद हो गया। और जब ये पॉलीगैलेक्टोनेस नहीं होगा, इस एंजाइम की क्वांटिटी कम होगी, तो पकने की प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इस पॉलीगैलेक्टोनेस को तो बनने से हमने रोक दिया, लेकिन इसको बनाना तो, मतलब इसके बनने को रोकना तो भूल गए। हां, इसको बंद नहीं करना है। जरा सोचो, अगर हम इस पॉलीगैलेक्टोनेस को भी बनना रोक देते, इसको भी रोक देते, पॉलीगैलेक्टोनेस अगर बिल्कुल नहीं बनता, तब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टमाटर कभी पकेगा ही नहीं। क्या हमें टमाटर को पकाना नहीं है? पकाना तो है, लेकिन पकाने की प्रोसेस को स्लो करना है, डिले करना है। तो इसी वजह से इनमें से कुछ एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, कुछ को तो बनने देंगे, क्योंकि अगर इनको भी बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर इसकी 2 कॉपी है तो इस जीन की हम 1 कॉपी डालेंगे, ताकि कुछ ही इसका बनना बंद हो। समझ गए सब अच्छे से? यहां पर बच्चों एग्जैक्टली हमने किया क्या, जो सेंस वाली स्ट्रैंड थी इसको हमने एंटी सेंस में चेंज कर दिया। यही किया हमने, सेंस को एंटी सेंस में चेंज कर दिया। तो ऐसी टेक्निक को कहा जाता है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। टेक्निक का नाम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। और इसी एंटी सेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ही यह फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार किया गया। अरे कुछ समझ में आया? फ्लेवर सेवर टोमेटो में टमाटर का पकना स्लो कर दिया। कौन से एंजाइम को टारगेट किया?
पॉलीगैलेक्टोनेस। क्या किया? सेंस वाले को एंटी सेंस में चेंज किया, यानी एक तरह की एंटी सेंस टेक्नोलॉजी काम में ली। क्लियर? इसको पहले नोट कर लो। ये नोट कर लिया। इनको नोट करने के बाद अब इनके कुछ खास पॉइंट है, वो लिख लेते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो की पहली खास बात, इस ट्रांसजेनिक टमाटर की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। शेल्फ लाइफ मतलब इसकी जो कोटिंग होती है लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, जल्दी खराब नहीं होती, पकने में विलंब हो जाता है इसमें। इसे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। इस तकनीक से पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम की गतिविधि को रोका गया। कौन सा एंजाइम? पॉलीगैलेक्टोनेज। यह एंजाइम फल के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। यह एंजाइम पेक्टिन को विघटित करता है, पेक्टिन को डिसोल्व करने का काम करता है। फल को विघटित करता है, पेक्टिन को ये डिसोल्व करने का काम करता है। क्लियर? जो बातें यहां समझे क्लियर हुई अच्छे से? तो फ्लेवर सेवर टोमेटो की ये बातें याद रखना। एंजाइम का नाम ध्यान रखो, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से बनाया गया। तो ये दो बातें तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्लेवर सेवर से टमाटर का उत्पादन बहुत बढ़ गया। उत्पादन तो उतना ही रहता है, फिर फायदा क्या है? हां, फायदा ये होता है, पहले जल्दी पकता था, कटाई करने के बाद जल्दी खराब होता था, अब वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहता है। मतलब कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फ्लेवर सेवर टोमेटो का निर्माण किया गया। बायोटेक के बच्चों, हम एप्लीकेशन के बारे में समझ रहे थे। बायोटेक के एप्लीकेशन में हमने 2 एप्लीकेशन समझ ली थी। गोल्डन राइस मतलब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि वाला, और कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब इसी में ही अगला केस लेते हैं। प्रतिजैविक प्रतिबलों, इंग्लिश में कहें एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहिष्णुता में वृद्धि। मतलब एबायोटिक स्ट्रेस को अधिक ढंग से टॉलरेट करना, अधिक ढंग से टॉलरेट करना। इसके लिए बच्चों हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। अब ये एबायोटिक स्ट्रेस होते क्या है? एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जो कि बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल नहीं है उसे हम कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। बायोलॉजिकल नहीं, उसको हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। ये एबायोटिक स्ट्रेस हो सकता है जैसे तापमान या सूखापन हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेस कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रतिबल एबायोटिक स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? जैसे ठंड हो सकती है, सूखा हो सकता है, सोल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए। तो ये जो बायोलॉजिकल नहीं है, इन्हीं को हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। इन एबायोटिक स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता हर प्लांट के अंदर होती है, हर प्लांट के अंदर होती है, लेकिन सामान्य पादप में यह क्षमता थोड़ी कम होती है। हम ट्रांसजेनिक पादप इसलिए बनाएंगे ताकि इनकी सहिष्णुता को, इनकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके। ऐसे समझो आप इसको। आपको समझाने के लिए सामान्य पादप वृद्धि कराया। यह सामान्य पादप जिस मृदा में वृद्धि कर रहा है, सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि इसमें लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, सोल्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोल्ट ज्यादा होगा तो ये प्लांट इस ज्यादा सोल्ट को सहन नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत सोल्ट होता तो सहन कर जाते, वृद्धि कर जाते, लेकिन लवण ज्यादा होने की वजह से सामान्य पादप यहां वृद्धि नहीं कर पाते, और मान लो वृद्धि कर भी जाते हैं तो उत्पादन बहुत कम देते हैं। सामान्य पादप की क्या प्रॉब्लम है? इन लवण को ज्यादा अच्छे तरीके से सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा थी। अब यहां पर क्या किया गया? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसमें जीन स्थानांतरित की गई। जैसे जीन ट्रांसफर करते हैं, अब प्लांट बन जाता है ट्रांसजेनिक, और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट बना है, इसके अंदर ऐसे जीन प्रवेश कराएंगे जो लवण को अधिक दक्षता के साथ सहन कर सके। अच्छा, जहां सामान्य पादप वृद्धि तक नहीं कर पा रहा था, ट्रांसजेनिक पादप वृद्धि भी करते हैं, ये वृद्धि भी करते हैं और उत्पादन भी बहुत बढ़िया देते हैं। मुझे बताओ, ट्रांसजेनिक पादप अच्छे से वृद्धि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जीन डाल दी, बायोटेक की मदद से जीन डाल दी, और जीन पहुंच गई तो ये अधिक दक्ष हो गए। इसी तरह से बच्चों, सूखे से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, अलग अलग फैक्टर के लिए अलग अलग जीन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? तो बायोटेक का एक और बड़ा फायदा होता है प्रतिजैविक प्रतिबलों एबायोटिक स्ट्रेस को और अधिक दक्षता के साथ सहन करने की क्षमता बढ़ाना। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लो आप। क्या नोट बच्चों? अगला केस लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों का उत्पादन। बायोफार्मास्यूटिकल उत्पाद मतलब जो एक तरह से मेडिकल फील्ड में काम में लिए जाते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उत्पादन आता है हीरोडिन। हीरोडिन का उत्पादन किया जाए। हीरोडिन आप सभी जानते हैं लीच से प्राप्त होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। हीरोडिन सामान्यतः लीच से प्राप्त होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे प्लांट से भी प्राप्त किया जाए। अब यह कैसे किया गया, इस केस को हम समझते हैं। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस पादप के बीजों में हीरोडिन का उत्पादन किया गया। कैसे किया गया समझिएगा। यह सामान्य ब्रेसिका नेपस है।
ब्रेसिका नेपस मतलब सरसों से रिलेटेड वैरायटी है। सामान्य ब्रेसिका नेपस के जो बीज होते हैं, इन बीज के अंदर हीरोडिन एब्सेंट होता है। और नॉर्मली आप जानते भी है हीरोडिन प्लांट में बनता ही नहीं। ये तो कहां मिलता है? हाँ, लीच के अंदर बनता है। सामान्य प्लांट के अंदर हीरोडिन होता ही नहीं। लेकिन साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि ये प्लांट भी हीरोडिन का उत्पादन करे। तो अब उन्होंने क्या किया, इन सामान्य पादपों के अंदर हीरोडिन संश्लेषण की जीन को डाल दिया। अच्छा, जीन डाल देंगे तो अब जो प्लांट बनेंगे, ऐसे प्लांट को हम कह देंगे ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्यों कहा? जीन ट्रांसफर कर दी। और ट्रांसजेनिक जो ब्रेसिका नेपस बनता है, इसके बीजों की खास बात यह होती है कि इसमें हीरोडिन उपस्थित होता है। मतलब इसके बीज के अंदर यहां पर हीरोडिन उपस्थित होगा। अब क्या किया जाता है, इसके बीज को सबसे पहले क्रश करते हैं। क्रश मतलब तोड़ते हैं। सरसों के बीजों को जब तोड़ा जाता है तो अल्टीमेटली ऑयल प्राप्त होता है। मतलब ये ऐसे ऑयल प्राप्त होता है, ये ऑयली नेचर के होते हैं। अच्छा, और इसी ऑयल के बीच में ऐसे यहां पर हीरोडिन प्रेजेंट होता है, ये बच्चों हीरोडिन उपस्थित होता है। फिर यहां से इस हीरोडिन को प्यूरिफाई किया जाता है और एज अ एंटीकोगुलेंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वही थक्के को जमने से रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप मुझे बताओ, सामान्य पादप, ये जो सामान्य पादप है हीरोडिन का निर्माण नहीं करता। क्यों? जीन नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस है, हीरोडिन क्यों बना रहा है? यस, इसलिए बना रहा है क्योंकि इनके अंदर जीन ट्रांसफर कर दिए गए और इससे जो उत्पाद मिला वो एक तरह का बायोफार्मास्यूटिकल उत्पाद है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, बायोटेक की मदद से हम ऐसे उत्पाद भी बना सकते हैं जो अभी तक प्लांट में नहीं बनते थे। हमने उन उत्पादों को भी प्लांट में बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल हीरोडिन। क्वेश्चन आता है, हीरोडिन का निर्माण कहां किया गया था? ब्रेसिका नेपस में। क्लियर? अगला केस लेते हैं, वीडीसाइड हर्बिसाइड प्रतिरोधक पादप का निर्माण। वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट का निर्माण किया जाए। पहली बात मुझे बताओ, वीडीसाइड है क्या? यस, वीडीसाइड उनको कहा जाता है जो वीड्स यानी खरपतवार को मारने का काम करते हैं। खरपतवार एक तरह के शाक ही होते हैं, तो इनको शाकनाशी भी कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट शाकनाशी प्रतिरोधक पादप को विकसित किया गया है। ग्लाइफोसेट एक तरह का क्या है बच्चों? हर्बिसाइड। ये उसके प्रतिरोधी प्लांट बनाए गए हैं। अब ये क्या होता है, केस को समझना। ये बच्चों सामान्य पादप है जो फार्मर अपने खेतों में लगाता है। इन सामान्य पादप के बीच में जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, अवांछनीय पादप ग्रो कर जाते हैं, इन्हीं को वीड या खरपतवार के नाम से जाना जाता है। यह सामान्य है, बीच में ऐसे खरपतवार लग गई। अब बताओ किसे हटाना है? खरपतवार को। खरपतवार को हटाने का एक सिंपल तरीका तो यह है। क्या तरीका होता है कि मान लीजिए खेत के अंदर खरपतवार लगी है तो मजदूरों को बुला के उस खरपतवार को हाथों से हटवा दिया जाता है। पहला तरीका तो यह कि हाथों से हटा दे। लेकिन अगर खेत काफी बड़े हैं और बहुत ज्यादा खरपतवार लगी हुई है तो फिर उनको हाथों से हटाने के बजाय वहां पर खरपतवार नाशी वीडीसाइड को डाला जाता है। मतलब यहां पर ऐसा केमिकल डाला जाता है वीडीसाइड। वीडीसाइड एक तरह का शाकनाशी। ये वीडीसाइड का बढ़िया एग्जांपल है ग्लाइफोसेट। बताओ ग्लाइफोसेट क्या है? वीडीसाइड। जैसे इनके ऊपर वीडीसाइड डालेंगे, बताओ कौन मर जाएगा? ये वीड्स मर जाएंगे, और वीड्स मर जाएंगे, अपना मेन प्लांट बच जाएगा। लेकिन एक बार जरा यहां पर आप गौर करना, वीड भी एक तरह से प्लांट ही है और ये भी तो प्लांट है। अरे दोनों ही तो प्लांट ही है। अगर बच्चों वीडीसाइड का सोच समझ के उपयोग ना किया गया, सोच समझ के उपयोग नहीं किया गया, तो कई बार ऐसा होता है कि ये वीडीसाइड इस वीड्स को तो मारता है, कई बार अपने मेन प्लांट को भी खत्म कर देता है। मतलब ऐसे अगर बिना सोचे समझे वीडीसाइड डाल दिया गया, कुछ भी डाल दिया गया, तो यहां खरपतवार तो मरेगा, बिल्कुल मरेगा, मेन प्लांट भी मर जाएगा। और मेन प्लांट भी खत्म हो गया तब तो पूरे खेत में सन्नाटा छा जाएगा, पूरा खाली का खाली हो जाएगा। मतलब पूरा खेत ही खाली हो गया। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमें इस मेन प्लांट को इस वीडीसाइड से बचाना पड़ेगा, वीडीसाइड से बचाना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों इनके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन डाली गई। किसमें डालेंगे? इन सामान्य मेन पादप के अंदर। अच्छा, जीन डाल देंगे तो अब ये पादप बन जाएंगे ट्रांसजेनिक पादप। और इनके अंदर कौन सी जीन डाल दी गई? वीडीसाइड रेजिस्टेंट। शॉर्ट में मैं इसको WR लिख देता हूं। WR का फुल फॉर्म वीडीसाइड रेजिस्टेंट। इनके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट को जीन को डाल दिया गया। अब बच्चों यहां पर वीड्स वृद्धि हुए, खरपतवार वृद्धि हुए, इनको हटाने के लिए हमने वीडीसाइड डाला। अब सोच समझ के बताना, वीडीसाइड डालेंगे तो ये वीड तो मर जाएगा, लेकिन ये क्यों बच गए? हां, इस बार ये इसलिए बच गए क्योंकि इनमें रेजिस्टेंट जीन आ गई।
इन वीडीसाइड से बचाव करने के जीन इनके अंदर आ गए, रेजिस्टेंट जीन आ गए, तो ये मेन प्लांट इस बार सुरक्षित रह जाएगा। तो बताइए हमने क्या किया, अगर हम वीडीसाइड डालते हैं तो कई बार सामान्य पादप भी मर जाता है, तो उन सामान्य पादप को बचाने के लिए उनके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन डाल देते हैं ताकि केवल वीड मरे, हमारा मेन प्लांट सुरक्षित रहे। अरे बात समझ में? तो इस तरह से वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप किया गया था। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद भी रखना। नीट में एक बार यही क्वेश्चन आ गया था, ग्लाइफोसेट क्या है? तो ग्लाइफोसेट क्या है बच्चों? वीडीसाइड। और वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए गए? तो जीन डाल दी गई, लेकिन ध्यान रखना जीन जो होती है सामान्य पादप में डालते हैं, वीड्स में नहीं। अगर वीड ही वीड रेजिस्टेंट हो गया तो कभी मरेगा ही नहीं। तो ये जीन मेन प्लांट के अंदर, इस मेन प्लांट के अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर किया गया है। क्लियर हुआ? ये भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्या नोट? ये नोट कर लो। अगला केस लेते हैं। अगला केस यहां पे आता है पादप के खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि का मतलब होता है कि प्लांट खनिज का उपयोग तो करे लेकिन अधिक से अधिक दक्षता के साथ वृद्धि, दक्षता के साथ यहां पर उपयोग करे। अच्छा, अधिक दक्षता से उपयोग करने से फायदा क्या होता है? मृदा की उर्वरकता शीघ्र समाप्त होने से रोकी जा सकती है। इसे बच्चों ऐसे समझिएगा, यह सामान्य पादप मृदा के अंदर वृद्धि कर रहे हैं, जिसके अंदर खनिज सिखाने के लिए मैंने कह दिया 50 मिलीग्राम है। यहां खनिज है तो सही, लेकिन 50 मिलीग्राम यहां खनिज है, सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब इस प्लांट को वृद्धि के लिए खनिज तो चाहिए, ये बच्चों उसको खनिज तो चाहिए। अब जब प्लांट यहां से खनिज अब्सॉर्ब करता है, इस प्लांट को वृद्धि के लिए सिखाने के लिए मैंने ले लिया कि मान लीजिए 1 मिलीग्राम खनिज की आवश्यकता है। कितने? 1 मिलीग्राम खनिज की आवश्यकता है। मिट्टी में तो बहुत सारे, प्लांट को 1 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन प्लांट यहां पर क्या करते हैं, आवश्यकता 1 मिलीग्राम की है, लेकिन जब वो सोइल में से अवशोषित करते हैं तो ये बच्चों यहां पर 10 मिलीग्राम का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब आवश्यकता केवल 1 की है, लेकिन ये 10 मिलीग्राम का अवशोषण करते हैं, क्योंकि ये खनिज को अधिक दक्षता के साथ उपयोग करना नहीं जानते हैं। मतलब इन प्लांट की सोच ये है कि अगर जरूरत 1 ग्राम की है तो ये ज्यादा अवशोषित करते हैं, ये सोचते हैं कल मिले ना मिले, तो इसीलिए इन्होंने बच्चों ज्यादा अवशोषण कर रखा है। अच्छा, इस साल ये प्लांट जितने भी लगाए थे 10 मिलीग्राम ले गए, अगले साल फिर प्लांट लगाएंगे वो 10 मिलीग्राम ले जाएंगे, अगले साल वाले फिर ले जाएंगे, ये 50 ग्राम फिर ज्यादा साल नहीं चलेगा, लगभग 5 साल तक रहेगा। और 5 साल बाद मृदा में अगर खनिज नहीं होंगे मतलब उसकी उर्वरकता खत्म होगी। सामान्य पादप की यह दिक्कत होती है कि ये खनिज का ज्यादा अवशोषण करते हैं, इससे बच्चों उर्वरकता जल्दी खत्म हो जाती है। अब इन खनिज को लंबे समय तक मेंटेन करना है तो इनके अंदर जीन स्थानांतरित कर दी। अच्छा, जीन डालने से क्या फायदा हुआ? अब जीन डाल दी तो ट्रांसजेनिक पादप बने। इन ट्रांसजेनिक पादप को भी आवश्यकता तो 1 मिलीग्राम की ही है, सिखाने के लिए आवश्यकता तो 1 मिलीग्राम की है, लेकिन जब ये यहां से अवशोषण करते हैं तो केवल 2 मिलीग्राम, केवल 2 मिलीग्राम ले जाएंगे। सामान्य पादप जहां 10 अवशोषित कर रहे थे ये केवल 2, और 2 अवशोषित करेंगे, फिर अगले साल वाले 2 अवशोषित करेंगे, अगले साल वाले 2 अवशोषित करेंगे, तो ये 50 मिलीग्राम काफी सालों तक मेंटेन रहेगा। तो मुझे बताइए, मृदा की उर्वरक क्षमता मेंटेन रखना है, सामान्य पादप बढ़िया या ट्रांसजेनिक? यस, ट्रांसजेनिक ज्यादा बढ़िया है। बताओ क्यों? क्योंकि ये खनिज का अधिक दक्षता से उपयोग करते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम ही अवशोषित करते हैं, ताकि उर्वरकता लंबे समय तक मेंटेन रखी जा सके। क्लियर? तो यह भी बच्चों ट्रांसजेनिक पादप का एक बहुत अच्छा उपयोग होता है कि ये उर्वरकता को लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। इसको भी नोट करिएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। क्या? अगला केस लेते हैं। यहां पर कृषि में ही अगला उपयोग आता है, पीड़क प्रतिरोधी फसल बनाए गए। ट्रांसजेनिक पादप में अगला एप्लीकेशन पीड़क प्रतिरोधी। पीड़क या आप कह सकते हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। पीड़क प्रतिरोधी प्लांट बनाने का फायदा क्या है? आप लोग सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये बच्चों यहां पर प्लांट था, अब ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई इंसेक्ट लग गया, इन प्लांट के ऊपर ऐसे यहां पर कोई इंसेक्ट लग जाए, अगर प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट वृद्धि कर जाए तो ये इंसेक्ट क्या करता है, प्लांट की पत्ती की लिप को खा जाता है, लिप को खाता है, और लिप को खाएगा तो उत्पादन घटेगा। अब इस इंसेक्ट को मारने का एक तरीका तो यह था कि यहां पर केमिकल का उपयोग किया जाए। किसका उपयोग किया जाए? केमिकल। केमिकल डालेंगे, अब यह केमिकल क्या करेगा? इस इंसेक्ट को मार देगा। अच्छा,
केमिकल के नुकसान बहुत होते हैं, महंगे आते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पर क्या किया गया, इस प्लांट को ही ऐसा बना लिया गया है कि इसको जैसे ये इंसेक्ट खाता है यही मर जाता है, यानी केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं है। प्लांट ही ऐसे बना लिए गए हैं कि जैसे इंसेक्ट प्लांट को खाएगा वही मर जाएगा। इनके अंदर जीन डाल दी और जीन डालने से फायदा यह हुआ कि ऐसी जीन डाली गई, इंसेक्ट इसको खाता है वही मर जाता है। इस तरह की एक जीन आती है क्राइजीन, अभी हम समझेंगे इनके बारे में आगे में। तो इस तरह की जीन डाल दी जाती है क्राइजीन। क्राइजीन से एक उत्पाद बनता है, इंसेक्ट जैसे उसको खाता है वही मर जाता है। अरे बात समझ में? तो यहां पर मुझे बताओ ट्रांसजेनिक पादप बनाने का फायदा क्या? एक ये फायदा है कि एक तो केमिकल पर निर्भरता कम हो जाए और साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ाया जाए। पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाने का मेन फायदा होता है पादप पैदावार में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम किया जाए। इसी सोच के साथ दो श्रेणी के पादप बनाए गए। पहला आता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट और दूसरा आता है निमेटोड रेजिस्टेंट। दो तरह के प्लांट हम पढ़ेंगे, पहला केस निमेटोड का, पहला केस इंसेक्ट का, दूसरा निमेटोड का। एक एक करके दोनों को समझेंगे। पहले बच्चों में आपको इंसेक्ट वाला समझाऊंगा। क्लियर? हां, एक बात मुझे बताना, जीन डालने से फायदा क्या हुआ? हां, उत्पादन बढ़ाना, केमिकल पे कम से कम निर्भर रहे। पहला केस हम लेते हैं इंसेक्ट वाला। कीट प्रतिरोधी पादप, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बीटी प्लांट। बीटी प्लांट या बीटी फसल यह कीट प्रतिरोधी पादपों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसे ऐसे समझिएगा, ये बच्चों यहां पर ऐसे हम बीटी प्लांट बनाते हैं। अच्छा, बीटी प्लांट की खास बात क्या होती है कि इन बीटी प्लांट के अंदर एक स्पेशल क्राइजीन को डाल दिया जाता है। ये क्राइजीन से यहां पर ऐसे कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन बनते हैं। अब जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा यहीं पे मर जाएगा। अच्छा, इंसेक्ट मर जाता है, मतलब इस प्लांट को मैं कह सकता हूं, बीटी प्लांट को, कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब इंसेक्ट जैसे खाता है वहीं मर जाता है। अब बात आती है बीटी प्लांट बनाए कैसे गए। तो बीटी प्लांट बनाने के लिए एक क्राइजीन को डाला जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्राइजीन लाई कहां से जाती है? तो यह क्राइजीन एक बैक्टीरिया से प्राप्त की गई है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस। अगला पॉइंट ये समझते हैं, बीटी पादपों में बैसिलस थुरिंजेंसिस जीवाणु की एक विशिष्ट क्राइजीन को स्थानांतरित किया गया। बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट में बीटी लिख दिया जाता है, इस बीटी से एक जीन निकाली गई जिसका नाम था क्राइजीन और वो प्लांट में डाल दी गई। अच्छा, इस क्राइजीन से जो प्रोटीन बनता है इंसेक्ट को मारता है, मतलब ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। वो पॉइंट लेते हैं, क्राइजीन कीटनाशक विष उत्पन्न करता है। कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइडल विष उत्पन्न करता है जो 3 वर्गों के कीटों को मारता है। इंसेक्ट के 3 ऑर्डर को मारता है। इन 3 ऑर्डर में पहला आता है लेपिडोप्टेरंस, पहले नंबर पे आता है लेपिडोप्टेरंस, सेकंड नंबर पे आता है कोलियोप्टेरंस एंड थर्ड नंबर पे आते हैं डाइएप्टेरंस। अब यहां ध्यान देना, लेपिडोप्टेरंस का एल, कोलियोप्टेरंस का सी, डाइएप्टेरन का डी। इसको बच्चों शॉर्ट में आप एल सी डी से याद रखें। कैसे याद रखोगे? एल सी डी। एल फॉर लेपिडोप्टेरन, सी फॉर कोलियोप्टेरंस, डी फॉर डाइएप्टेरंस। तो इस तरह से बच्चों आप इसको ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डाइएप्टेरन। अच्छा, ये जो इंसेक्ट का ऑर्डर है, इनके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेपिडोप्टेरंस की बात करें तो इसमें आता है तंबाकू का कली का कीड़ा, तंबाकू के कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा, आर्मी वर्म इंग्लिश में कहें, कपास मुकुल कृमि, कॉटन बॉलवर्म, मक्का छेदक, कॉर्न बोरर। तो ये बच्चों इंसेक्ट के नाम है और ये इंसेक्ट लेपिडोप्टेरंस में आते हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है इन पे। लेपिडोप्टेरंस में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? तो ध्यान रखना, तंबाकू का कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कपास मुकुल कृमि, मक्का छेदक। इसी तरह से कोलियोप्टेरंस के अंदर बीटल्स आते हैं। ये सब इंसेक्ट के नाम है। डाइएप्टेरंस के अंदर मक्खी मच्छर आते हैं। मक्खी मच्छर भी तो एक इंसेक्ट ही होते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, बैसिलस थुरिंजेंसिस से जो क्राइजीन प्राप्त होती है वो एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन बनाती है जो 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारते हैं। कौन कौन से ऑर्डर आप बताइए? लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस, डाइएप्टेरंस। कैसे याद रखोगे? एल सी डी। तो एलसीडी से बच्चों इसको याद रखना। क्लियर? पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये बीटी प्लांट एग्जैक्टली कैसे बनाए गए उसको हम समझेंगे।
हाँ, एक बात ये ध्यान रखना, अगर किसी प्लांट के आगे बीटी लिख दिया जाए तो इतना समझ जाना कि इसमें इस बैसिलस thuringiensis की क्राइजीन को प्रवेश करा दिया। बैसिलस thuringiensis की क्राइजीन आ गई तो ऐसे प्लांट को क्या कह देंगे, बीटी प्लांट कह दिया जाता है। क्लियर? अब यहां पर इनको कैसे बनाया गया होगा उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये नोट कर लिया और ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चों ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल जीन पाई जाती है, जीन का नाम क्राइजीन। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, क्राइजीन किस बैक्टीरिया में होती है? क्वेश्चन आएगा, ई कोलाई नहीं, ई कोलाई में नहीं होती, बैसिलस thuringiensis में होती है। क्राइजीन से बच्चों बनेगा आरएनए, जिनसे तो आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये प्रोटीन बना। इस प्रोटीन का नाम होता है क्रिस्टलीय प्रोटीन। ये क्रिस्टलीय प्रोटीन, तो क्रिस्टल के बेसिस पे इसको क्राई नाम दिया गया है। मतलब इस जीन से क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है और क्रिस्टल के आधार पे जीन का नाम बन गया क्राई। क्राई मतलब क्रिस्टल से है। इस क्रिस्टल की खास बात यह होती है कि इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर, आप ध्यान से देखो, यहां बच्चों अंदर की तरफ एक टॉक्सिन बैठा हुआ है। ये अंदर की तरफ यहां पे बच्चों ऐसे टॉक्सिन बैठा हुआ है और ये जो टॉक्सिन होता है ये एक इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन है। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिन होता है, लेकिन याद रखना ये इनएक्टिव है। जब तक ये इस क्रिस्टल के अंदर है, बात को सुनना, जब तक ये इस क्रिस्टल के अंदर बैठा है तब तक इनएक्टिव है। अगर इसको बाहर निकालना है, एक्टिव करना है, तो इस क्रिस्टल को घोलना पड़ेगा। अब बात आती है क्रिस्टल कैसे घोला जाए। तो क्रिस्टल को घोलने का एक ही तरीका है, क्षारीय माध्यम। अगर इस क्रिस्टल को उठा के क्षारीय माध्यम में रख दिया जाए तो यह क्रिस्टल घुल जाता है, यह टॉक्सिन बाहर निकलता है और फिर यह इंसेक्ट को मारने का काम कर देता है। क्लियर? तो यहां पर बताइए, अभी जब तक यह क्रिस्टल है तब तक यह टॉक्सिन कैसा है, निष्क्रिय। और इस निष्क्रिय टॉक्सिन को हम प्रोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। वही पॉइंट लिखते हैं, इस क्रिस्टलीय प्रोटीन में एक निष्क्रिय कीटनाशक विष होता है, टॉक्सिन होता है, जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन कहते हैं। और एक और खास बात, यह विष क्षारीय पीएच पर, एल्केलाइन पीएच पर सक्रिय होता है। अगर इस टॉक्सिन को एक्टिव करना है तो एल्केलाइन पीएच होनी चाहिए। इतना समझ में आया? पहले मुझे बताओ, क्राइजीन किस बैक्टीरिया में मिलती है? वेरी गुड, बैसिलस thuringiensis। कौन सा प्रोटीन बनाती है? क्रिस्टलाइन। इसके अंदर टॉक्सिन बैठा, वो इनएक्टिव है। कब एक्टिव होगा? जब क्षारीय पीएच होगी। इतना नोट कर लीजिए। क्या अब बच्चों क्या किया गया, ये जो क्राइजीन थी बैसिलस thuringiensis की, इस क्राइजीन को उठा के पादप में स्थानांतरित करते हैं। वही वेक्टर की मदद से हम इसको प्लांट में डाल देंगे। अच्छा, प्लांट में अगर जीन डाल दी, कौन सी जीन डाल रहे हैं? क्राइजीन। बीटी की क्राइजीन डाल दी गई तो ऐसे प्लांट को बीटी प्लांट कह दिया जाता है, बीटी पादप। अगर ये जीन कॉटन में डाल दो तो वो बीटी कॉटन बन जाएगा। अगर सोयाबीन में डाल दो तो बीटी सोयाबीन बन जाएगा। तो ऐसे बीटी प्लांट्स बनाए गए, कई सारे बनाए गए। अब ये क्राइजीन किसके अंदर डाल दी गई? प्लांट के अंदर। ये बच्चों प्लांट के अंदर ये क्राइजीन डाल दी गई। ये क्राइजीन यहां पर ये टॉक्सिन बनाएगी, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगी। यहां पर भी आप देखोगे तो टॉक्सिन निष्क्रिय फॉर्म में, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर है। जब तक ये इस क्रिस्टल के अंदर है तब तक तो ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव ही है। और ये बच्चों प्लांट की हर सेल में बनता है, क्योंकि जीन हम एंथरोविल में डालेंगे, उससे अगली पीढ़ी बनेगी, वही अगली पीढ़ी के प्लांट है। इसकी हर सेल के अंदर ये टॉक्सिन बनता है। अब क्या करते हैं, ये इंसेक्ट आता है, इस तरह के कीड़े आते हैं, ये प्लांट की पत्ती को खा जाते हैं, ऐसे पत्ती को खाते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसी इंसेक्ट को यहां पर ऐसे थोड़ा इनलार्ज करके बना दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मतलब ये इंसेक्ट आ रहा है, इंसेक्ट होते छोटे, सिखाने के लिए बड़ा बनाया। इंसेक्ट आते हैं, प्लांट की पत्ती को खाते हैं। इंसेक्ट की खास बात ये होती है कि इंसेक्ट के अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कहलाता है इसकी मध्य आंत। इंग्लिश में कहे तो ये मिडगट हो गई। और ये जो सेल आपको नजर आ रही है ना, ये दिख रही है, इन सेल्स को कहा जाता है एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिकाएं। मध्य आंत की उपकला कोशिकाएं होती है, एपिथेलियल सेल इंग्लिश में कहे। अब बच्चों हुआ क्या, यहां पर ये जैसे ही बच्चों कीट इस प्लांट की पत्ती को खाएगा, अच्छा प्लांट की पत्ती को खाएगा तो ये वाला भाग एक तरह से इसकी मिडगट में जाता है। मतलब जैसे उसने प्लांट की पत्ती को खाया, हल्का से खाता है, खाते ही ये निष्क्रिय विष एक तरह से प्लांट की, इस एक तरह से कीट की मध्यात में पहुंचेगा। कहां पहुंच रहा है? कीट की मध्यात में। ये बच्चों मध्यात में पहुंच गया। अच्छा, मध्यात की खास बात ये होती है कि यहां क्षारीय पीएच होती है। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्षारीय पीएच आते ही यस ये क्रिस्टल यहां घुलेगा, और क्रिस्टल घुल गया तो टॉक्सिन
वेरी गुड, यहां एक्टिव हो जाएगा, मतलब यह क्रिस्टल घुलेगा और घुलते ही यह एक्टिव हो गया, मतलब सक्रिय विष हो गया। अच्छा, विष एक बार सक्रिय हो गया, अब यह चुप नहीं बैठेगा, यह सक्रिय विष जाकर इन उपकला कोशिकाओं के साथ जाके बाइंड हो जाता है, मतलब यह गया और इन उपकला कोशिकाओं के साथ जाके से बाइंड हो जाता है। एक बात यह ध्यान रखना कि जब प्लांट में टॉक्सिन जाता है, एक नहीं जाते, ऐसे बहुत सारे जाते हैं, तो यहां ऐसे कई सारे टॉक्सिन आए होंगे, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन आए होंगे, ये सारी एपिथेलियल सेल पे से और भी एपिथेलियल सेल के ऊपर ऐसे बच्चों ये जुड़ने लग जाते हैं, एपिथेलियल सेल पे से जुड़ने लग जाते हैं, तो ये एपिथेलियल सेल पर ऐसे टॉक्सिन जुड़ने लग जाते हैं। अच्छा, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही एपिथेलियल सेल पे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद इन सेल्स के अंदर यहां पर ऐसे छिद्र बना देता है, आप देख रहे हैं एक छेद बन गया। अच्छा, यहां पर भी ऐसे छिद्र बनेगा, यहां छिद्र बनेगा, ऐसे हर एपिथेलियल सेल में से छिद्र बनते हैं। छिद्र बनने से क्या होगा, यह सेल अपना साइटोप्लाज्म लीक करेगी, तो थोड़े टाइम के लिए देखोगे तो ये स्वेल होगी, सूजन होगी इसमें, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये सेल फाइनली धीरे धीरे सारी मरने लगेगी। सेल में स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा, अल्टीमेटली ये इंसेक्ट भी यहां पर मर जाएगा। कहने की बात क्या हुई, जैसे इंसेक्ट ने इसको खाया, बताओ ये टॉक्सिन अभी तक इनएक्टिव था, कहां पहुंचा, मिडगट में, मिडगट में जाके सक्रिय क्यों हो गया, आप बताओ क्यों हो गया। यस, इसलिए सक्रिय हो गया क्योंकि इस मिडगट की पीएच क्षारीय थी, और क्षारीय पीएच मिलते ही यहां पर यह टॉक्सिन एक्टिव हुआ, और एक्टिन होते ही एपिथेलियल सेल से जुड़ा, और जैसे एपिथेलियल सेल से जुड़ा यहां पर ऐसे छिद्र बने, और उन छिद्र में से साइटोप्लाज्म बाहर निकलने लगा, सेल की स्वेलिंग होने लग गई, और फाइनली ये सारी की सारी सेल मरने लगेगी। जब ये सारी सेल ऐसे मरने लगेगी तो ये इंसेक्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे इसने इसको खाया, थोड़े टाइम बाद ये इंसेक्ट यही मर जाता है, इंसेक्ट यही मर जाता है। तो मुझे बताओ, बीटी प्लांट पर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे अटैक करते वहीं मर जाते, तो मैं बीटी प्लांट को कह सकता हूं ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते। कैसे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, नीट में आया क्वेश्चन, बीटी प्लांट कैसे होते, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, वायरस रेजिस्टेंट, कीट रेजिस्टेंट, क्या बताओगे, कीट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट कह सकते हो। कैसे बनाए गए, क्लियर हुए सबको अच्छे से। अब मैं आपसे पूछूंगा, ढंग से आंसर देना सभी, बताइए बैसिलस थुरिनजेंसिस से कौन सी जीन निकालते हैं, यस क्राइजीन, कहां डालते हैं, प्लांट के अंदर, इंसेक्ट में डालते, क्राइजीन को उठा के प्लांट में डाल दिया, क्राइजीन से कौन सा प्रोटीन बना, क्रिस्टल। ये इंसेक्ट के अंदर भी, सॉरी प्लांट के अंदर भी ये टॉक्सिन इनएक्टिव ही रहेगा, जैसे इंसेक्ट खाएगा ये टॉक्सिन कहां पहुंचेगा, मिडगट, मिडगट की पीएच क्षारीय, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षारीय पीएच, और क्षारीय पीएच आते ही यह टॉक्सिन एक्टिव होता है, एपिथेलियल सेल से जुड़ता है, फिर सारी सेल को मार देता है, फाइनली इंसेक्ट की यहां पर डेथ हो जाती है। तो कैसे प्रोसेस होती है, कुछ क्लियर हुआ। अच्छा, बीटी प्लांट को इंसेक्ट नुकसान नहीं कर पाते, और इंसेक्ट नुकसान नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ेगा। बीटी प्लांट बनाने का यही तो फायदा है, उत्पादन बढ़ाना, और साथ ही साथ इन इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल भी नहीं डालना है। दोनों फायदे, उत्पादन भी बढ़ गया, केमिकल का खर्चा भी बच गया। तो मुझे बताओ, बीटी प्लांट बनाने से हमें फायदा हुआ है नुकसान, यस हमें फायदा ही हुआ है, लेकिन बच्चों ये जो बीटी प्लांट बनाए गए इनके साथ कुछ नुकसान भी है। अभी तक तो मैं आपको फायदे ही समझा रहा था, कुछ नुकसान की बातें भी कर ले। यहां पर नुकसान यह होता है कि इन प्लांट को केवल इंसेक्ट ही नहीं खाता, अरे प्लांट का भाग तो हम भी यूज करते हैं, जानवर भी यूज करते हैं, काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह यूज करते ही है। अब सोचो जरा, मान लीजिए किसी गाय ने आकर इस प्लांट का कुछ भाग खा लिया, और खाती है, जैसे गाय ने इस प्लांट का भाग खाया तो ये जो टॉक्सिक चीज थी, ये टॉक्सिक चीज गाय की बॉडी में जाएगी, जहां पे भी क्षारीय पीएच होगी, बताओ टॉक्सिन घुलेगा, और टॉक्सिन जैसे क्रिस्टल घुलेगा टॉक्सिन एक्टिव होगा, और एक्टिव होते कहीं ना कहीं गाय में भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चाहे गाय की डेथ ना करे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन आ जाती है। सेम प्रॉब्लम ह्यूमन में भी होती है। हमने भी बच्चों मान लीजिए प्लांट का कुछ भाग खाया, बीटी प्लांट का कुछ भाग खाया, तो कुछ व्यक्तियों में, सब में नहीं, कुछ व्यक्तियों के अंदर यह टॉक्सिन यहां पर एलर्जी कर सकता है। अच्छा, ज्यादातर में हम सबके अंदर तो इसके रिसेप्टर नहीं होते, तो ज्यादा इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर यह एलर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बीटी प्लांट के फायदे तो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हैं। क्या नुकसान है, नॉन टारगेट एनिमल को भी ये हार्म कर देता है। नॉन टारगेट मतलब जैसे हम लोग हो गए, हम हो गए, काऊ हो गई, बफेलो हो गए, तो उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान करता है, ये इनकी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बच्चों किया क्या जाता है, जब भी बीटी प्लांट्स बनाए जाते हैं, ये बीटी प्लांट्स बहुत सारे हैं,
बीटी कॉटन बनाए गए, बीटी ब्रिंजल बनाए, बीटी सोयाबीन बनाए। तो इनको बनाने के बाद इंडिया के अंदर एक कमिटी इसको पूरा चेक करती है। उस कमिटी का नाम होता है GEAC कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। यह नाम आगे लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, आगे लिखवाएंगे लास्ट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, यह कमिटी क्या करती है, इन प्लांट को पूरी तरह से रेगुलेट करती है। अगर इस कमिटी को लगा कि यह प्लांट 100% सेफ नहीं है तो इसको इंडिया के मार्केट में बिकने ही नहीं दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया था बीटी ब्रिंजल का। बीटी ब्रिंजल इंडिया में बना था, उसमें ब्रिंजल काफी बड़े भी लगते थे, कीड़े उस प्लांट में लगते नहीं थे। बीटी ब्रिंजल का उत्पादन भी बहुत अच्छा था, लेकिन बीटी ब्रिंजल की प्रॉब्लम यह थी 100% मानव के लिए, एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं था। तो जीएसी के साइंटिस्ट लोगों ने उसको बैन कर दिया और तब से आप देखो बीटी ब्रिंजल इंडिया के मार्केट में कभी नहीं दिखता, मिलता ही नहीं है, क्योंकि जीएसी ने उसको बैन कर दिया। और बैन करना सही भी है, क्योंकि ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ जाए तो वो गड़बड़ी कर देते हैं। क्लियर? तो मुझे बताओ, बीटी प्लांट के फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है। इसीलिए बीटी प्लांट या कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट जब बनाते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? जीएसी करती है। क्लियर? अगर बच्चों में इस क्राइजीन की बात करूं तो क्राइजीन बहुत सारी होती है। अभी मैं आपको उनके एग्जांपल बताऊंगा। बीटी प्लांट से, बीटी से, बैसिलस thuringiensis से जो क्राई मिलती है, ये क्राइजीन कई तरह की होती है। ये क्राइजीन होस्ट स्पेसिफिक होती है, होस्ट मतलब प्लांट स्पेसिफिक होती है, इवन इंसेक्ट स्पेसिफिक भी होती है। इसको मैं कुछ एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? जो बातें पहले हमने समझी इसको पहले लिख भी लेते हैं। एक बार कीट निष्क्रिय विष को खा लेता है, प्लांट में से निष्क्रिय विष को खा लेता है। कीट के मध्य आंत की कौन सी पीएच पर बच्चों? क्षारीय पीएच पर यह क्रिस्टल प्रोटीन घुल जाता है, विष सक्रिय हो जाता है। कहां जुड़ेगा? हां, सक्रिय विष मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं मतलब मिडगट एपिथेलियल सेल से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद यह विष कोशिकाओं में छिद्र बनाता है, कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे उनका अपघटन होता है और फाइनली इंसेक्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए थे ये नोट कर लिए सबने? ये नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, यहां पे बच्चों खास बात क्या है, अधिकांश बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये सभी इंसेक्ट को नहीं मारते, 3 ऑर्डर को मारते हैं, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डायोप्टेरन। तो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्राइजीन का चुनाव फसल और पीड़क पर आधारित होता है, टारगेट पीड़क पर आधारित होता है। जीन्स द्वारा कूटलेखित प्रोटीन, क्राइजीन से जो प्रोटीन बनते हैं, जैसे क्राइजीन, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, इनसे जो प्रोटीन बनता है यह कॉटन बोलवर्म को नियंत्रित करता है। इसी तरह से क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर को नियंत्रित करता है। अब यह बात आप बहुत ध्यान समझना, यह बच्चों कॉटन है, मैं ये वाला क्या समझा रहा हूं आपको, ये वाला कॉटन बोलवर्म वाला, कॉटन बोलवर्म। कॉटन के अंदर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो कॉटन के अंदर ऐसी एक बॉल होती है, कॉटन प्लांट के अंदर ऐसी बॉल होती है। यही बॉल जब खिलती है तो फाइनली इनमें से कॉटन बाहर निकलता है। अब बच्चों ये जो कॉटन होता है इस पर ऐसे इंसेक्ट लग जाते हैं और ये इंसेक्ट इसमें यहां नुकसान करने का काम करते हैं। कॉटन की बॉल पर अटैक करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया कॉटन बॉलवर्म। और इस कॉटन बॉलवर्म को हटाना है तो इसके लिए क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, इन जीन्स को कॉटन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। मतलब ये जीन स्पेशली किसके लिए काम में ली जाती है? कॉटन प्लांट के लिए। और कॉटन में भी किसको हटाने के लिए? बॉलवर्म को। सिमिलरली ये बच्चों कॉर्न, मक्का, मक्का के अंदर ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो मक्का के अंदर ऐसे पोर्स बना देते हैं, ऐसे छेद बना देते हैं। अच्छा, मक्का में से छेद बना देते हैं तो इनको कहा जाता है मक्का छेदक। नाम से समझ में आ रहा है? मक्का के अंदर क्या बना देते हैं? छेद बनाने वाले, कॉर्न बोरर। अगर इन कॉर्न बोरर को हटाना है तो यहां एक स्पेशल जीन डालनी पड़ेगी, क्राई फर्स्ट एबी। तो क्राई फर्स्ट एबी जीन डालनी पड़ती है। ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है और अच्छे से याद कर लेना। एक बार रफ कॉपी में फिर से इसको लिखना और फिर बताना है कि कौन किसके लिए काम में आता है। तो अच्छे से याद रखना है, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी कॉटन में बॉलवर्म को हटाती है, क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर को हटाती है। यानी क्राइजीन बहुत सारी है, ये क्राइजीन है, ये क्राइजीन है, ये क्राइजीन है। आपके एनसीईआरटी में बस 3 क्राइजीन लिखी है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारी है। अब इन क्राइजीन में से कौन सी क्राइजीन लेना है यह डिसाइड किया जाता है कि एक तो प्लांट कौन सा है, मतलब
फसल कौन सी है, प्लांट कौन सा है, और इस बात पे भी निर्भर करेगा कि कौन से पीड़क को हटाना है। बोलवर्म को हटाना है, बोरर को हटाना है, या किसी सैनिक कृमि को हटाना है, बीटल्स को हटाना है, किसको हटाना है, उस आधार पर भी डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर? ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीटी पादपों के उदाहरण, बीटी पादप में कुछ खास उदाहरण जैसे बीटी कपास, ये सबसे फेमस नाम है, बीटी कॉटन, और भी है बीटी मक्का, बीटी सोयाबीन, बीटी बैंगन, इस तरह के। और ये जितने भी बीटी प्लांट बनाए गए सारे के सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ये अच्छे से याद रखना। बीटी प्लांट कैसे होते हैं, इन पर ऐसे इंसेक्ट, कीड़े अटैक नहीं कर पाते, तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो बीटी प्लांट में अच्छे से याद रखो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। जितनी बातें मैंने आपको बीटी के बारे में समझाई है याद रहेगी अच्छे से। क्या क्या समझा दिया, आउटलाइन आपसे पूछता हूं मैं। बीटी प्लांट के अंदर बताइए कौन सी जीन डाली गई, क्राइजीन। कहां से लाए, बैसिलस thuringiensis से। क्राइजीन जो होती है उससे जो प्रोटीन बनता है, क्रिस्टलिक प्रोटीन, बताओ उसके अंदर का टॉक्सिन कब एक्टिव होता है, क्षारीय पीएच। ये क्षारीय पीएच कहां मिलती है, इंसेक्ट की मिडगट जैसे एक्टिव होती है, कहां जुड़ता है, एपिथेलियल सेल। अगर हम क्राइजीन की बात करें तो क्राइजीन बहुत सारी है। कौन सी क्राइजीन लेनी होती है, यह फसल के आधार पर, पीड़क के आधार पर निर्धारित की जाती है। और ये दो केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिएगा।